ठीक है, रीडेबल है। अच्छा, ये जो लोग पहली दफा पढ़ रहे हैं मुझसे, ये ना मैं बस बता रहा हूं, ये ना समझना कि मैं पढ़ाते ऐसे हूं। ये सिर्फ पुरानी चीज एम ही बता रहा हूँ, IS36 ऐसे नहीं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा समझाऊंगा। तो इसलिए ये सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो ये आप इसको टपाना भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं सीफे वैसे नहीं पढ़ाता। अच्छा, ये मैं सिर्फ कैफ वाला बता रहा हूँ। IS8 में ना 3 चीजें, एस्टीमेट चेंज है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, और पिछले पीरियड का एरर है। इसमें सिर्फ एक दो टेक्निकल बात समझ लें बस, फिर बाकी इसको आगे चलाता हूं। अकाउंटिंग एस्टीमेट और अकाउंटिंग पॉलिसी, इसमें क्या फर्क पता है आपको? अकाउंटिंग एस्टीमेट और अकाउंटिंग पॉलिसी। चले, स्ट्रेट लाइन मेथड अकाउंटिंग पॉलिसी है कि अकाउंटिंग एस्टीमेट है? पॉलिसी है। ये तो मुझे कैफ दोबारा पढ़ाना चाहिए। क्यों पॉलिसी है? हाँ जी, अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, पॉलिसी वो रूल्स जो अकाउंटिंग करने के लिए फॉलो होंगे। कौन बना के देगा वो रूल्स? है IFRS बनाएगा ना। तो IFRS ने जो रूल बनाए हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसी है। जैसे अगर IS 16 ने कहा है कि अगर आप प्लांट खरीद रहे हैं तो खरीदते एक्सपेंस बना दें, हैं? फिर क्या करें? एसेट बनाएं, और जब उसकी यूजफुल लाइफ एंड हो जाए तो फिर सारा एक्सपेंस बना दें? नहीं, ओवर द लाइफ उसको मैच कराएं। किससे मैच कराएं? उसके बेनिफिट से। ये रूल है, ये रूल है कि एसेट को खरीदते ही एक्सपेंस नहीं कहना, उसको एसेट बनाना है और ओवर द लाइफ एक्सपेंस बनाना है। ये रूल है। कैसे एक्सपेंस बनाना है ये IS ने नहीं कहा। IS ने कहा है बेनिफिट से मैच कराओ। अब ये बिजनेस ने अंदाजा लगाना है कि हर साल बराबर है या कम होता जाना है। तो ये जो अंदाजा है ये डेप्रिसिएशन मेथड है। तो डेप्रिसिएशन मेथड अंदाजा है, रूल नहीं है। IS 37 प्रोविजन, इस अमाउंट से बननी है प्रोविजन है। यार कैसी बातें कर रहे हैं? प्रोविजन रिसीवेबल कहां से आ गया? प्रोविजन लायबिलिटी है। यार कैमरा ऑफ करना। अच्छा जी, प्रोविजन बना लिया हमने रिपेयर्स के लिए, तो कितनी अमाउंट से बनेगी प्रोविजन? क्या प्रैक्टिस चल रही होगी? है क्या प्रैक्टिस चल रही है? इंडस्ट्री के नॉर्म्स के मुताबिक प्रोविजन बनानी है, ये रूल है। बेस्ट एस्टीमेट लगाना है, ये रूल है। वो एस्टीमेट लगाना कैसे है? ये एस्टीमेट है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, ये रूल है। फेयर वैल्यू निकालनी कैसे है? ये एस्टीमेट। तो रूल होता है अकाउंटिंग पॉलिसी। एसेट को खरीद के एसेट कहना है और उसको ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट करना है, ये रूल है। डेप्रिशिएट करना कैसे है? ये अकाउंटिंग एस्टीमेट। ओके, अच्छा, हमने अकाउंटिंग अंदाजा लगाया बेस्ट, और कुछ अरसे के बाद नए हालात लगे। जैसे शुरू में ना आप लोगों ने बेस्ट अंदाजा लगाया होगा कि 5.5 साल के अंदर तो CA पूरा हो जाएगा। तो अब वो अंदाजा चेंज क्यों हो गया है? सर्कमस्टांसेस बदलते जा रहे हैं। तो तब जो अंदाजा लगाया था, हाँ बेस्ट अंदाजा था, लेकिन सर्कमस्टांसेस बदलते गए तो अंदाजा बदल गया। तो इसको कहते हैं चेंज इन एस्टीमेट्स। तो IS 8 कह रहा है कि आपने अकाउंटिंग करते हुए जो अंदाजा लगाया था, अगर किसी अगले साल वो अंदाजा बदल जाए तो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेंज कर दें। नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब नया अंदाजा, नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मिसाल के तौर पे पहले अंदाजा लगाया था कि डेप्रिसिएशन मेथड करना है स्ट्रेट लाइन, 2-4 साल जिंदगी के गुजार लिए। 5वें साल पता चला कि नहीं, ये स्ट्रेट लाइन तो ठीक नहीं है, रिड्यूसिंग ज्यादा बेहतर है। तो जो पहले 4 साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली वो गलत कर ली, वो सही है। 5वें साल की डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग पे कर लेंगे। ये IS 8 एस्टीमेट चेंज के बेस्ट अंदाजा लगाया करें, हर साल अपडेट करते रहा करें, और अगर एस्टीमेट हो जाए चेंज तो उसको प्रोस्पेक्टिवली लगाना है। प्रोस्पेक्टिवली मतलब जो पहले हो गया सो हो गया, इस साल और अगले साल को चेंज कर लेना, ये है एस्टीमेट चेंज। अकाउंटिंग पॉलिसीज वो रूल्स हैं जो मेनली किसने डिफाइन करने? IS ने। और अगर IS खामोश है, नहीं गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट हमें अकाउंटिंग थोड़ी सिखाएगी, तो फिर हम अपनी प्रैक्टिस से इंडस्ट्री नॉर्म्स क्या चल रहे हैं। तो अकाउंटिंग करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसी है। अगर कुछ साल के बाद हालात बदलने के बाद हमारा इरादा चेंज हो जाए कि पॉलिसी चेंज कर लेते हैं, जैसे पहले पॉलिसी थी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? लैंड और बिल्डिंग। वो प्रॉपर्टी जो हमने इस्तेमाल करनी होती है, नहीं, हमने दूसरों को किराए पे दी होती है, या वैसी प्लॉट लेके रखा होता है कि वो कीमत बढ़ जाएगी तो काम आएगा, ये होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पहले हमारा इरादा था कि इसको कॉस्ट मॉडल पे चलाएंगे, IS की तरफ से इजाजत है। कुछ साल के बाद हमने इरादा किया कि नहीं, इसको फेयर वैल्यू मॉडल चलाएंगे। तो ये हो गई पॉलिसी चेंज। इस पॉलिसी चेंज को कैसे अकाउंट फॉर करना है ये IS 8 ने बताया, और वो अकाउंट फॉर ऐसे करना है कि जो पिछले सालों में पॉलिसी चलाते रहे, अगर इस साल पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो हम समझेंगे पिछले सारे साल बर्बाद किए हमने, पिछले सारे साल भी चेंज करेंगे। एस्टीमेट चेंज क्या था? प्रोस्पेक्टिवली चलना है। पॉलिसी चेंज प्रोस्पेक्टिवली नहीं चलना, रेट्रोस्पेक्टिवली चलना है।
रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है जितने साल गुजार आए, अगर वो भी फेयर वैल्यू मॉडल पे होते तो क्या क्या फिगर्स चेंज करनी पड़ती, वो सब चेंज कर देंगे। और चेंज करने के लिए वो तो पिछले साल तो बना के दे दिए, तो फिर हमें कंपैरेटिव्स को रीस्टेट करना पड़ेगा। अच्छा जरा अपने हालात बता दें मुझे, जो सामने बैठे हुए लोग हैं, आर्टिकल्स किस किस के चल रहे हैं और डिपार्टमेंट कौन सा? फाइनेंस। अच्छा, अकाउंट की शक्ल देख ली कंपनी के? अभी नहीं देखी। हाँ भाई, कौन सा डिपार्टमेंट है? बचपन से बैंक में ही हो? सब आर्टिकल्स के शुरू से बैंक में हो? अच्छा, हाँ जी। क्या? ऑडिट, ऑडिट टैक्स सब? हाँ जी, ऑडिट, ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हैं किसी बिजनेस की? बैंक की नहीं, किसी आम बिजनेस की देखी नहीं? आपने नहीं देखी? आप आर्टिकल चल रहे हैं अभी डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी हैं? जिस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एक उस साल का कॉलम होता है। जैसे 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब बन जाएंगी कुछ अर्से में, तो एक 24 का कॉलम होगा और साथ एक 23 का कॉलम होगा, वो होती है कंपैरेटिव फिगर्स। तो अगर कंपनी किसी साल अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज कर दे, अच्छा आपने ना ये मोटी मोटी बातें याद रखनी है, मैंने लिखी सिर्फ वो हैं जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ 4-5 साल पहले ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का सवाल आया हुआ है C5 1 के अंदर, तो जहां पर वो IS 8 टेस्ट कर सकता है, तो इसलिए आपको मोटी मोटी बातें याद होनी चाहिए। इनकी डिटेल टेस्टिंग होगी नहीं, लेकिन इतनी को बातें याद होनी चाहिए जो मैंने समराइज करके लिखी हुई है। तो एस्टीमेट चेंज क्या है? हमारा बेस्ट अंदाजा, और बाद में कभी चेंज हो जाए तो क्या करें? जो पहले हो गया सो हो गया, इस साल से ऑनवर्ड अब चेंज कर लेते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? अरे वो है क्या? वो रूल्स हैं जो हम अकाउंटिंग करने के लिए कर रहे हैं, और किसने सिखाए ये रूल्स? IS ने। और अगर IS नहीं है तो हमने खुद से प्रैक्टिस से बनाए, फॉलो करना है उनको। और अगर कभी किसी साल चेंज हो जाए तो हम उस चेंज को ऐसे समझेंगे कि एज इफ न्यू पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड। हम पिछले ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे चेंज कर देंगे जैसे पुरानी पॉलिसी कभी थी ही नहीं। तो उन जिन लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दी उनसे कहेंगे वापस करो, मदद करेंगे और नई छाप के दे देंगे। नहीं, पुरानी स्टेटमेंट गई तो गई। आप जब 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो कंपैरेटिव फिगर्स को ऐसे चेंज कर देंगे कि अगर वो पुरानी पॉलिसी होती ही ना, शुरू से नई पॉलिसी होती, तो क्या फिगर्स आ रही होती, वो फिगर्स चेंज कर देंगे। इसको कहते हैं फिगर्स को रीस्टेट कर देना। ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है। तीसरा हिस्सा इसका प्रायर पीरियड एरर, यानी वो एरर प्रायर पीरियड जो कब हुआ था, पिछले मतलब लास्ट ईयर, पिछले किसी भी साल में एरर हुआ था, तो IS 8 बताएगा कि उसको ठीक कैसे करना है। तो अगर हमने पिछले साल एक सेल्समैन गलती से निकम्मा बंदा रख लिया था, तो इस गलती को कैसे ठीक करना है IS 8 बताएगा? नहीं, आर्टिकल में आपका मैनेजर कहता है गलती होगी, मैंने तो आर्टिकल में रख लिया, तो उस गलती को कैसे ठीक करना है IS 8 बताएगा? IS 8 बताएगा वो गलतियां जो अकाउंटिंग की हैं। और एरर वो होता है जो या तो हमने IS पढ़ने की जहमत ही नहीं की, जो दिल में आया वो काउंटिंग कर दी, या IS में लिखा हुआ था हमें समझ आई नहीं, हमने किसी से पूछने की जहमत नहीं की, अकाउंटिंग गलत कर दी। ये है अकाउंटिंग का एरर, और ये एरर हुआ था पिछले ईयर्स में। तो उसको कैसे ठीक करना है? जैसे पिछले साल हम सेल्स रिकॉर्ड करना भूल गए थे, छुट्टियां होने वाली थी, तो बहुत सारी इनवॉइसेस थी, वो अकाउंटेंट ने दराज में रखी कि छुट्टियों के बाद बुक करूंगा, तो छुट्टियों के बाद उसको याद ही नहीं रहा। तो वो अगले साल जब दराज की सफाई हो रही थी तो उसको इनवॉइसेस मिल गई, तो चलो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो कर ले, क्या हर्ज है इसमें? है पिछले साल की सेल्स रिकॉर्ड नहीं की, ये गलती, और पिछले साल की सेल अब रिकॉर्ड कर ली, एक और गलती। तो इसलिए अकाउंटिंग एरर अगर अब पता चले तो उसको ठीक करने का तरीका यह है कि चूंकि पिछले ईयर से रिलेटेड था, तो अगेन कंपैरेटिव फिगर्स चेंज कर देंगे, तो उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। तो IS 8 की समरी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बेस्ट अंदाजे हैं, अगर कभी चेंज हो जाए तो जो पहले हो गया सो हो गया, प्रोस्पेक्टिवली चलना है। और अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली, और प्रायर ईयर एरर अब पता चला है तो रेट्रोस्पेक्टिवली। IS 8 से बस इतना ही। IS 10 इसका भी कंसोलिडेशन के एक सवाल में तो मुझे याद है इसका इंपैक्ट है, इसका इंपैक्ट हो सकता है C5 1 में। इसका भी मेन कॉन्सेप्ट समझाता हूं। रेहान ये रोशनी काफी है या ये आएगा नजर? जून 2024 ईयर एंड हो गया है, अभी ये हो गया हुआ है, और अभी आप अगर ऑडिट में हैं तो अगले 1 महीने में नास्पत शुरू हो जाएगी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते बनते सितंबर आ जाएगा। तो अब जब सितंबर आ जाएगा, और कब तक हो जाती होती है रिपोर्ट साइन? चलो 10 अक्टूबर को साइन कर लेते हैं। 10 अक्टूबर को BOD ने रिपोर्ट साइन कर दी। जब अकाउंट साइन कर दिए, रिपोर्ट तो अपना ऑडिटर साइन करेगा, अकाउंट साइन कर दिए। अच्छा, अब जब उसने अकाउंट्स अप्रूव कर दिए ना, तो अब ये अकाउंट तैयार हैं दुनिया वालों के सामने जाने के लिए। 3 महीने और गुजर गए हुए हैं, तो 3 महीने की सेल और रिकॉर्ड कर ले, हो गई, कर लेते हैं रिकॉर्ड। ये जो अकाउंट्स हैं इनके ऊपर हेडिंग क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून। तो इसलिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कुछ भी है, जैसे अगर इनकम स्टेटमेंट है तो वो इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं फॉर द ईयर एंडिंग, बस यहां तक। और जो SOFP बनी हुई है उसमें एसेट्स लायबिलिटीज कब के हैं?
30 जून 24 के हैं। अब रहा मसला कि ये जो 3 महीने और गुजर गए, तो IS 10 ये कह रहा है कि इस दौरान जो वाकयात हो रहे हैं, क्या वाकयात हो रहे हैं? किसी ने हमारे खिलाफ केस कर दिया, किसी के खिलाफ हमने केस कर दिया, डेटर हमारे पैसे लेके भाग गया, हम क्रेडिटर के पैसे लेके भाग गए, हमारी गुड्स खराब हो गई, प्लांट में आग लग गई, फैक्ट्री तबाह हो गई। ये जो सारे वाकयात हो रहे हैं, इन वाकयात, इन इवेंट्स के होने की वजह से क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंज करें या ना करें? जैसे डेटर हमारे पैसे लेके भाग गया, तो उसको हम SOFP में स्टिल डेटर कहें या रहने दें? नहीं, अभी सवाल निशान नहीं लगाया, पूछा नहीं आपसे, वैसे बता रहा हूं कि डेटर पैसे लेके गायब हो गया, तो क्या उसके गायब होने से हम 30 जून की बैलेंस शीट से उस डेटर को उड़ा दें या रहने दें? इधर हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, प्लांट सारा ही गया, तो उस आग लगने के इवेंट की वजह से क्या हम इधर SOFP में प्लांट को गायब कर दें या रहने दें? इस सवाल का जवाब IS 10 ने दिया है कि अगर उन इवेंट्स की वजह ईयर एंड पे मौजूद थी, तो आपको अब एक नई बात पता चल तो गई है, तो आप एडजस्ट कर लें। और अगर उसकी वजह ईयर एंड पे मौजूद नहीं थी, जैसे यहां कहीं हमने प्लांट खरीदा, तो उसको हम एहतरामन यहीं रिकॉर्ड कर लें? नहीं, ईयर एंड पे है ही नहीं वो प्लांट, तो रिकॉर्ड क्यों कर लें? तो IS 10 ने ये डिफाइन करना है कि इस दौरान, ये जो 3 महीने हैं, इस दौरान जो इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स के होने से हमें नई बातें पता चल रही हैं। जैसे इससे पहले तो हम सब हंसी खुशी रह रहे थे, यहां आके हमारे कस्टमर ने हमारे खिलाफ केस कर दिया। अब जब कस्टमर ने केस किया तो हमें पता चला कि ओहो, हम तो उसको खराब चीजें बेचा है, नाराज भी हो गया। तो वो जो हमसे जज के थ्रू पेनल्टी मांग रहा है, तो क्या हम उसको ईयर एंड पे ही पेबल बनाएं या ना बनाएं? इसका जवाब IS 10 देगा कि इस दौरान जो इवेंट्स होंगे, या तो वो एडजस्टिंग होंगे या नॉन एडजस्टिंग होंगे। एडजस्टिंग का मतलब क्या होगा? कि हमें ईयर एंड पे एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी। जैसे ऑडिटर ने ऑडिट के दौरान बहुत सारी गलतियां निकाली, तो अब वो गलतियों का पता लगना एक इवेंट है ना? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाने दें ऐसे ही, उन गलतियों को ठीक करेंगे ना, तो उन गलतियों का पता चलना इज एन एडजस्टिंग इवेंट। तो IS 10 का फोकस, IS 10 की समरी सिर्फ इतनी कि इस दौरान, किस दौरान? ईयर एंड के बाद। लेकिन कहां तक? डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू। इस दौरान जो वाकयात हो रहे हैं, या वो एडजस्टिंग होंगे या नॉन एडजस्टिंग होंगे। एडजस्टिंग वो होंगे जिनकी वजह ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी, नॉन एडजस्टिंग होंगे जिसकी वजह ईयर एंड के बाद राइज हुई। तो करना क्या है? एडजस्टिंग है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्ट कर लेनी है, एडजस्टिंग नहीं है तो बस डिस्क्लोज करना है। तो इतनी समरी इसकी बहुत है। गवर्नमेंट ग्रांट, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हो सकता है मिक्स, चांस है। IS 12 में हो सकता है, तो इसलिए इसकी भी रिवीजन बता देता हूं। गवर्नमेंट वाले हम पे मेहरबानी क्यों करें? अच्छा, हम कौन है? अवाम नहीं, कोई कंपनी। गवर्नमेंट वाले किसी खास कंपनी पे मेहरबानी क्यों करें? क्या मिसाल हो सकती है? क्या बेनिफिट दे सकते हैं? हाँ, तो नहीं, गवर्नमेंट किसी कंपनी को कोई अगर तोहफे ताहफ दे या कोई बेनिफिट दे, तो क्या मिसालें हो सकती हैं इसकी? हाँ, वो अपने रॉ मटेरियल जो खरीदते थे, गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडाइज रेट पे दे दिया। और अच्छा, टैक्स कंसेशन जो है ना, वो IS 20 में नहीं है। स्पेसिफिकली टैक्स कंसेशन IS 20 में फॉल नहीं करती। समरी लिखी है, मैंने स्कोप नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मैं ज़बानी बता रहा हूं, टैक्स कंसेशन IS 20 में नहीं है। अच्छा, टैक्स के अलावा सब्सिडी हो गई, और कंपनी का सोच के बताएं। अरे कुछ तो बोलो यार। पैसे दे दिए कि अपने एम्प्लॉइज को, सारी दुनिया IT में तरक्की कर रही है, आपके अभी भी रजिस्टर में डेबिट क्रेडिट करते हैं, इनको सिखाएं काम। पैसे नहीं है जी हमारे पास, ये लो पैसे, अपने लोगों को काम सिखाओ, तो पैसे दे दिए। अच्छा, गवर्नमेंट ने कहा कि बलूचिस्तान में आए और इंडस्ट्री लगाएं, हमने कहा जी पैसे नहीं है, ये लो पैसे, आओ फैक्ट्री लगाओ, ये लो जमीन, आओ फैक्ट्री लगाओ। तो गवर्नमेंट वाले किसी भी कंपनी को कोई बेनिफिट्स दें और वो स्पेसिफिक टू दी एंटिटी हो, वरना गवर्नमेंट ने सड़क बना दी इंडस्ट्रियल एरिया में, तो इससे वहां की फैक्ट्रीज को क्या फायदा हुआ है? सड़क बना दी, उनका ट्रांसपोर्ट आसान हो जाएगी, उनकी फ्यूल कॉस्ट बचेगी। तो ये स्पेसिफिक टू वो वाली कंपनी हुई सपोर्ट। क्यों? वहां तो वही लोग ही हैं, लेकिन वही फैक्ट्री एरिया है, तो फिर उन्हीं कंपनीज को स्पेसिफिक हो गई गवर्नमेंट की सपोर्ट। वहां से आम इंसान नहीं गुजर सकता है, तो वो तो आम पब्लिक के लिए बन गई, तो उससे इनडायरेक्ट फायदा जरूर हो रहा है इंडस्ट्री को, डायरेक्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है जो गवर्नमेंट किसी कंपनी को स्पेसिफिकली कोई फायदा पहुंचा रही होती है। अब ये असिस्टेंस अगर पैसों या रिसोर्सेज की शक्ल में हो, तो इसको गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। तो मैंने ये समरी गवर्नमेंट ग्रांट से ऑनवर्ड चलाई है, तो पूरा ये तो नहीं पढ़ा ना, तो मैं गवर्नमेंट ग्रांट से आगे बात चला रहा हूं। गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से वो स्पेसिफिक सपोर्ट है जिसमें रिसोर्सेज कंपनी के हवाले हो रहे हैं, जैसे कैश मिल जाना। उस गवर्नमेंट ग्रांट को बिजनेस इवेंचुअली इनकम बनाए या ना बनाए? इवेंचुअली तो इनकम है कि नहीं? इधर सुनना भाई, इधर सुन। हाँ जी, इवेंचुअली इनकम है कि नहीं है? तो उसको इवेंचुअली तो इनकम बनाना है,
ये मैं आपको ना IAS 20 का बिल्कुल जो मेन बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं। गवर्नमेंट से अगर बिजनेस को कोई रिसोर्स मिल रहा है तो फायदा ही हो रहा है ना, तो बिजनेस इवेंचुअली इसको इनकम बनाएगा। लेकिन कोर प्रिंसिपल ये है कि गवर्नमेंट ने वो रिसोर्स क्यों दिया है, कोई तो शर्त लगाई होगी कि नहीं लगाई होगी, उस शर्त को पूरा करने में कोई खर्चा भी होगा। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि ये लो पैसे और प्लांट खरीदो, तो गवर्नमेंट ने पैसे क्यों दिए, तो शर्त लग गई ना। गवर्नमेंट ने कहा कि ये लो पैसे और अपने एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग करवाओ, तो पैसे क्यों दिए, तो शर्त लग गई। गवर्नमेंट ने कहा ये लो पैसे और चूंकि कोरोना का वो कोविड का फेस चल रहा है तो अपने लोगों को नौकरी से ना निकालो, ये लो तनख्वाहें ले लो, तो इसलिए हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट पैसे दे रही है तो शर्त क्या लग गई। तो गवर्नमेंट का जो भी पैसा देने का मकसद होगा उसके लिए जरूर हमारा को खर्चा ही होना होगा। जब जब वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा गवर्नमेंट ग्रांट वैसे वैसे इनकम बनेगी। ये कोर प्रिंसिपल है कि गवर्नमेंट ने हमें जो भी रिसोर्स दिया है इवेंचुअली वो इनकम बननी है, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट चलेगा कि जो ग्रांट मिलने का मकसद था उस मकसद पे जो खर्चा होगा तब इनकम बन जाएगी। यार जाके रहना है भाई, वो खर्चा है क्या, वो कहां से आ गया बीच में। अच्छा नहीं, IFRS 15 नहीं, दोबारा बता रहा हूं। कोर प्रिंसिपल ये है कि गवर्नमेंट से हमें जो ग्रांट मिली है इवेंचुअली उसने इनकम बनना है। क्यों बनना है भाई इनकम, क्योंकि बेनिफिट मिला है ना, इवेंचुअली तो इनकम बननी है। लेकिन कब इनकम बननी है इसके लिए कोर प्रिंसिपल ये है कि जिस मकसद के लिए वो ग्रांट मिली है, अच्छा या तो वो मकसद है कंपनी की हालत पे तरस खा लेना, ये लो रख लो पैसे रख लो, तो इसका मकसद कोई खास खर्चा नहीं, ये तो तरस खा के पैसे मिल गए, तो इसको कब इनकम बनाए, ये तो फौरन है। लेकिन अगर ग्रांट मिली है किसी शर्त के लिए तो उस शर्त को पूरी करने के लिए खर्चा तो होगा, तो ग्रांट को इनकम कब बनाएंगे, जब वो खर्चा करेंगे। वो खर्चा जब जब जैसे जैसे एक्सपेंस बनेगा उससे मैच कराना है ग्रांट इनकम को। जैसे ग्रांट मिली के प्लांट खरीदें, तो ये ग्रांट इनकम कब बनेगी, जब प्लांट खरीद लेंगे, नहीं, प्लांट की डेप्रिसिएशन से मैच कराएंगे। गवर्नमेंट ने पैसे दिए, ये लो मटेरियल खरीद लो, खरीद लिया हमने, तो ग्रांट को इनकम कब बनाएंगे, जब वो मटेरियल यूज होकर एक्सपेंस बनेगा तब तक ग्रांट इनकम बनेगी। गवर्नमेंट ने कहा कि ये लो अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाह 5 साल तक तुमने उनको तनख्वाहें देनी है, तो अब ये इनकम कब बनेगी, ओवर 5 ईयर्स। तो जिस मकसद के लिए ग्रांट मिली है उस मकसद के लिए यकीनन कोई खर्चा होगा, जब जब जैसे जैसे वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा वैसे वैसे ग्रांट को इनकम बनाना, ये कोर प्रिंसिपल है, ये मैंने यहां बात लिखी हुई है। तो इसको मकसद है इनकम बनाना और खर्चे से मैच कराना है। अब अगर वो ग्रांट मिली है किसी नॉन करंट एसेट के लिए जैसे प्लांट है, तो इसके 2 तरीके होते हैं, या तो प्लांट की कॉस्ट में क्रेडिट कर दें, उससे क्या होगा, अब वो वैल्यू ही कम हो गई तो रिड्यूस्ड डिडक्शन चार्ज होगी, या दूसरा तरीका यह है कि प्लांट के साथ साथ इसको लायबिलिटी साइड पे खड़ा कर लें, जैसे जैसे प्लांट डेप्रिशिएट होता जाए इस लायबिलिटी को इनकम बनाते जाए। ये 2 तरीके हैं। और ग्रांट रिलेटेड टू इनकम वो होती है जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं होता। अच्छा मैं फिर बता दूं, ये मैंने सिर्फ समरी लिखी हुई है, इसमें हो सकता है 2-4 बातें मैं जबानी एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं, क्योंकि ये कैफ वाले IAS है, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, इनका शायद कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाए। अगर आपका ये पढ़ने का दिल करे, ये क्या बात कर दी मैंने, अगर पढ़ने का दिल करे तो आप ये IAS खोल के पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि ये CFAP के सिलेबस में नहीं है तो मैं इसलिए सिर्फ इनका ओवरव्यू दे रहा हूं। तो ग्रांट जिसका मकसद है नॉन करंट एसेट खरीदना उसको ग्रांट रिलेटेड टू एसेट कहते हैं, और जो ये नहीं है उसको कहते हैं ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। इन दोनों में मेन प्रिंसिपल यही है, क्या, इवेंचुअली तो बनानी है इनकम। क्या कॉन्सेप्ट चलाएं इसके लिए, ग्रांट की जो शर्त है उस शर्त का जो खर्चा है वो खर्चा जब जब जैसे जैसे एक्सपेंस बनेगा तो वैसे वैसे मैच कराते हुए ग्रांट इनकम बनेगी। ये IAS 20 का ओवरव्यू है। और अगर ग्रांट गवर्नमेंट ने वापस मांग ली, वो जो इनकम बनाई हुई थी वो रिवर्स होकर गवर्नमेंट को पैसे वापस कर देंगे, वो जो एसेट क्रेडिट किया हुआ था वो वापस डेबिट कर देंगे, यानी जो किया हुआ था वो रिवर्स हो जाएगा। ये ग्रांट की रीपेमेंट है। तो ये हो गया IAS 20 का एक ओवरव्यू। IAS 23 ये CFAP 1 में तो ना होने के बराबर ही होगा, तो बस इसको जल्दी से टपाता हूं। बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने कोई एसेट खरीदा और वो लोन लेके खरीदा तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, नहीं होगा, खरीदने वाले पे नहीं होगा। वो एसेट जो खरीदने से लेके वर्किंग कंडीशन में आने तक टाइम लेता है उसमें कैपिटलाइज होगा। अगर एसेट खरीदते ही वर्किंग कंडीशन में है तो IAS 23 नहीं है। अगर एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं है और उसको वर्किंग कंडीशन में आने में टाइम लगता है उसको कहते हैं क्वालिफाइंग एसेट। तो अगर कोई प्लांट खरीदा और खरीद के इंपोर्ट किया, वो रास्ते में है, ला रहा है, फलाने पोर्ट प्लांट साइट पे पहुंचने में 15 दिन लग गए, फिर साइट पे पहुंचा, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन होते होते 4 महीने और लग गए, वो क्वालिफाइंग एसेट। हमने बिल्डिंग बनी बनाई खरीद ली तो वो क्वालिफाइंग एसेट है। बनी बनाई बिल्डिंग खरीद ली नहीं है, लेकिन खुद बनाएंगे
तो वो क्वालिफाइंग एसेट है। यानी हम जो एसेट वर्किंग कंडीशन तक लाना चाह रहे हैं, खरीदने से लेके वर्किंग कंडीशन में आने तक अगर टाइम लगता है, उसको क्वालिफाइंग एसेट कहते हैं। और अगर उसके लिए बोरिंग है तो फिर बोरिंग कॉस्ट उस एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये C5 1 में इसकी कैलकुलेशन नहीं। IS 37 ये C5 1 में थोड़ा सा इस्तेमाल हो सकता है, कंसोलिडेशन में थोड़ा सा कहीं IS 12 में। इसका भी मेन मोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। बिजनेस को कोई खर्चा करना पड़ेगा, यानी पड़ेगा, जिम्मेदारी है। कोई मिसाल? अच्छा चले, मैंने मिसाल ही सही नहीं दी, इसकी हल्की हल्की मिसालें भी थी। गुड्स खरीद ली हैं, पैसे देने पड़ेंगे। एम्प्लॉय से सर्विस ले ली है, पैसे देने पड़ेंगे। स्टूडेंट आर्टिकल वाला रख लिया है, रजिस्टर भी कर लिया है, स्टाइपेंड देना पड़ेगा। अच्छा देना पड़ेगा क्योंकि बस अभी अभी रख लिया है तो जिम्मेदारी बन गई स्टाइपेंड देना। एक एम्प्लॉय को रख लिया है, बस सैलरी देना जिम्मेदारी बन गई है, ऐसा हो गया। फिर जिम्मेदारी कब बनेगी? महीना गुजरेगा, उस महीने का काम किया होगा तो सैलरी देना जिम्मेदारी बनेगी। अच्छा लोन वापस करना है, जिम्मेदारी है। क्यों बनी जिम्मेदारी? लोन लिया था, हमने किसी को खराब चीजें बेच दी, वो गुस्सा कर गया, कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आपने वाकई गलत काम किया, अब आप डैमेजेस दें उस कस्टमर को। तो हमें वो डैमेजेस क्यों देने पड़ रहे हैं? हमें वो डैमेजेस क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि कोर्ट ने कहा है या हमने खराब चीजें बेची थी? अच्छा चले, आपने सिग्नल तोड़ा और आपको आगे वार्डन ने रोक लिया। सलाम दुआ के बाद, खैर खैरियत पूछने के बाद उसने आपसे आपका लाइसेंस लिया और चालान कर दिया। तो चालान क्यों हुआ? सिग्नल तोड़ा था या पकड़े गए थे? हाँ जी, चालान क्यों हुआ? पकड़े गए या सिग्नल तोड़ा? हाँ जी, नहीं, चालान सिग्नल तोड़ने की वजह से, पकड़े जाना उस चालान को बस इंप्लीमेंट करवा पा रहा है, चालान सिग्नल तोड़ने की वजह से। तो हमें डैमेजेस क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि कोर्ट ने कहा था है खराब चीजें बेची थी। तो बिजनेस को जब भी कोई खर्चा करना होता है यानी जिम्मेदारी, तो यकीनन वो किसी पास्ट हरकत की वजह से होता है। तो IS 37 की जिंदगी का मकसद यह है कि अगर बिजनेस कोई ऐसी हरकत कर चुका या कोई ऐसा वाकया हो गया, हरकत खुद कर दी या कोई ऐसा वाकया हो गया जिसमें या तो किसी लॉ की वजह से या एम ही खुद वादे कर बैठे थे, हम फंस गए हैं और हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो ये लायबिलिटी है कि नहीं? कोई ऐसा वाकया हो गया या हमने हरकत कर दी और उसकी वजह से हमें कोई खर्चा करना पड़ेगा। क्यों खर्चा करना पड़ेगा? क्योंकि या तो हम लीगली फंस गए हैं या हमने खुद ही कोई वादे कर दिए थे और हम फंस गए हैं। खर्चा क्यों करना पड़ेगा? हम वादा या लीगली फंस गए हैं और कोई हरकत हो गई थी, तो हमें खर्चा करना पड़ेगा। ये लायबिलिटी की डेफिनेशन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुड्स खरीद ली उधार पे, पैसे देने कि नहीं देने? तो लायबिलिटी है ना। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि गुड्स खरीद ली और कॉन्ट्रेक्चुअली हमने पैसे देने। लोन वापस करना है, क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि लोन ले चुके और कॉन्ट्रेक्चुअली वापस करना है। एम्प्लॉय से 1 महीना सर्विस ले ली, तनख्वाह देना लायबिलिटी क्यों है? सर्विस ले चुके और कॉन्ट्रेक्चुअली तय किया हुआ था कि तनख्वाह देंगे। गुड्स खराब बेच दी, इलीगल काम था, कोर्ट में गया, कोर्ट ने हमें डैमेजेस देने का ऑर्डर दिया, तो अब ये डैमेजेस देना क्यों हमारी लायबिलिटी है? खराब चीजें बेच चुके और लीगली वो गलत था। तो कोई ऐसा वाकया या हरकत हो चुकी होगी और लीगली या हमारी अपनी किसी हरकत से हम फंस गए होंगे, अब पैसे देने ही देने, ये लायबिलिटी है। कितने पैसे देने हैं, कितने डैमेजेस देने हैं? जितने कोर्ट ने कहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ईयर एंड आ गया हुआ है और कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं किया। तो IS 37 की जिंदगी का मकसद यह है कि अगर आप किसी हादसे की वजह से या अपनी किसी हरकत की वजह से फंस गए हैं और जिम्मेदारी है पैसे देके निकलना पड़ेगा, तो लायबिलिटी तो है, छुपाना नहीं है दुनिया वालों से। लेकिन हमारा सवाल है कि अच्छा जी अमाउंट क्या होगी? अभी तक तो कोर्ट का फैसला नहीं आया। तो IS 37 की जिंदगी का मकसद यह है कि इस वजह के जी अभी कोर्ट का फैसला नहीं है, इससे छुट्टी नहीं मिलेगी, लगाओ अंदाजे और लायबिलिटी बनाओ। उस लायबिलिटी को कहते हैं प्रोविजन। प्रोविजन होती है लायबिलिटी, अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। इस IS 37 की जिंदगी का मकसद यह है कि अगर हम किसी हादसे की वजह से या अपनी हरकत की वजह से, जो कि हो चुका पास्ट इवेंट, और लीगली या हमने खुद ही वादे बढ़ के मार दी थी, अब हम फंस गए हुए हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और हमें इससे निकलने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। अगर फैसला आ चुका होता तो IS 37 की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर को पैसे देने हैं, कितने देने पता है? क्रेडिटर को गुड्स खरीदी थी, क्रेडिटर को पैसे देने हैं, पता है कितने देने हैं? क्यों पता है? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, इसके लिए IS 37 नहीं है।
IAS 37 की जरूरत वहां पड़ी थी जहां पर हम कुछ ऐसी जिम्मेदारियों में फंस चुके हुए हैं, फंस क्यों चुके हुए हैं, लेकिन उसकी अमाउंट या उसकी टाइमिंग में अभी कुछ झगड़ा चल रहा है। तो IAS 37 कह रहा है कि इसको बहाना बना के लायबिलिटी को छुपाना नहीं है, अपने लगाओ बेस्ट अंदाजे और इसको शो करो, ये होती है प्रोविजन। तो हम पास्ट की किसी हरकत या किसी हादसे की वजह से फंस गए हो और उससे बाहर निकलने के लिए खर्चा होना हो और हमारी वो जिम्मेदारी हो खर्चा होना, तो उसको बैलेंस शीट से छुपाना किस बहाने की वजह से नहीं है, मुझे अमाउंट नहीं पता। तो IAS 37 कह रहा है कि बेस्ट अंदाजा लगाओ और प्रोविजन को लायबिलिटी दिखाओ। ये IAS 37 की जिंदगी का मकसद है। और वो बेस्ट अंदाजा कैसे लगाना है, ये कंपनी ने खुद सोचना है बेस्ट अंदाजा कैसे लगाना है। तो ये IAS 37 की जो मेन चीज थी मैंने आपको वो बताई है। ये 3 चीजें और बता देता हूं। अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा और बिजनेस को लगता है कि अगले साल में भी लॉस ही होना है हमें, तो अभी से ही उसके लिए एक लायबिलिटी बना ले। क्यों? अभी हुआ नहीं है तो वो तो अगर ईयर एंड आ गया और कोर्ट का फैसला नहीं आया तो वो भी नहीं हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वो होगी जिससे हम जान नहीं छुड़ा सकते। तो बंद कर दें दुकान, बंद कर दें, को रोकेगा, बंद कर दें। तो लॉस कल को होना, लॉस करना हमारी जिम्मेदारी है नहीं। तो इसलिए अगर हमें उम्मीद है कल को लॉस होगा तो इसकी कोई प्रोविजन नहीं बना लेंगे। क्यों नहीं बना लेंगे? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अवॉइड कर दें। बात फ्यूचर में होने की नहीं है। लायबिलिटी हो चुकी होती है क्या? लायबिलिटी खर्च हो गई होती है क्या? पूछ रहा हूं, लायबिलिटी खर्चा हो चुका होता है क्या? हाँ, तो फ्यूचर में होना होता है ना। तो लायबिलिटी तो है ही वो जिसने फ्यूचर में खर्चा होना है। तो इसलिए नहीं कि फ्यूचर में, इसलिए इसको नहीं बनाना। जिम्मेदारी कोई नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं। और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मनहूस कॉन्ट्रैक्ट, हम फंस गए हैं और इससे नुकसान के बगैर हम निकल नहीं सकते, तो उस मनहूस कॉन्ट्रैक्ट की हम प्रोविजन बना लेते हैं। और रीस्ट्रक्चरिंग होती है जिसमें हमने फैक्ट्री बंद करने का फैसला कर लिया और उस फैक्ट्री बंद करने की वजह से हमें कुछ मजदूरों को निकालना पड़ेगा, उनको कुछ दे दिला के फारिग करना पड़ेगा। तो ये जो अभी हमारा खर्चा होगा हम उसकी अभी से प्रोविजन बना लेंगे क्योंकि हमने उनको वादे कर लिए हुए। तो ये 3 स्पेशल एरियाज हैं IAS 37 में, इनके बारे में अलग से गाइड किया हुआ है। अदरवाइज आपको मैंने मेन कॉन्सेप्ट बता दिया कि कोई वाकया या हादसा हो चुका या हम खुद हरकत कर चुके और उसकी वजह से हम फंस गए हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें खर्चा करना पड़ेगा और अभी ऑफिशियली कुछ अमाउंट या टाइमिंग में डिले है तो जान चुरा के निकल जाए नहीं। IAS 37 कह रहा है कि आप उसको प्रोविजन कहें और बेस्ट अंदाजा लगा के उसको रिकॉर्ड करें। ये इसका एंड समरी है, इतना कम से कम याद रख लें। और अगर प्रोबेबल नहीं है यानी आउटफ्लो के चांसेस 50% से कम है तो फिर इसको प्रोविजन ना कहें, इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी कह के डिस्क्लोज कर दें। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन ये कंसोलिडेशन में अक्सर आएगा। तो प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी में फर्क क्या है? प्रोविजन को रिकॉग्नाइज कर लेना है और कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोविजन से भी ज्यादा कच्ची है, या तो चांसेस कम है या अंदाजा नहीं लगा सकते, तो ये प्रोविजन से भी कच्ची है। तो इसको रिकॉर्ड नहीं करना, इसको सिर्फ डिस्क्लोज करना है। कॉमन दोनों में क्या बात है? कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन दोनों में कॉमन बात क्या है? हाँ ठीक है, लायबिलिटी और अनसर्टेनिटी। ये IAS 37 बना ही इसलिए है कि बिजनेसेस ना इन चीजों को छुपा जाया करते थे कि जी कोर्ट का फैसला थोड़ी आया अभी, तो उसको छुपा देते थे। तो IAS 37 कह रहा है छुपाना नहीं है। अगर प्रोबेबल है, बेस्ट अंदाजा लगा सकते हैं तो रिकॉर्ड करें, और अगर नहीं लगा सकते अंदाजा तो कंटिंजेंट लायबिलिटी कह के डिस्क्लोज करें, लेकिन बताना जरूर है दुनिया वालों को। तो प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी ये कंसोलिडेशन में होंगे आगे यूज। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का क्या करना है? डिस्क्लोज करना है, और प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। और इन दोनों में कॉमन बात यह है कि अनसर्टेनिटी है सर पे पड़ी हुई जिम्मेदारी, लेकिन अनसर्टेनिटी। और इसकी आखिरी चीज ये है कि हमने किसी के खिलाफ केस कर दिया, ये था हमारे खिलाफ लोगों ने केस किए हैं। अगर हमने किसी के खिलाफ केस कर दिया और वो अभी तक पेंडिंग है तो हम उसको रिसीवेबल नहीं कह सकते जब तक पक्का फैसला ना आ जाए। तो जब तक पक्का फैसला नहीं आता हमें उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसको कहते हैं कंटिंजेंट एसेट। ये हमारा वो पॉसिबल एसेट है, नींद आ रही है? ये हमारा वो पॉसिबल एसेट है जो अभी कंफर्म होना है। और इसकी मिसाल है कि हमने किसी के खिलाफ केस किया हुआ है और वो अभी फैसला नहीं हुआ, तो जब तक फैसला नहीं होता तब तक रिसीवेबल नहीं बना सकते, उसको कंटिंजेंट एसेट कह के डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये IAS 37 का निचोड़ है। अच्छा भाई देखो, IAS 36 मैंने तसल्ली से पढ़ाना है, लेकिन ये जिमाइयों वाली शक्ल नहीं लेके बैठना, एक्टिव होके बैठना। पढ़ने बैठने हैं तो पढ़ने आए, बहुत मेहनत करके आए फम में, ट्रैवल बहुत किया। इंटेंजिबल एसेट, इसका
सी फैप में जितना किरदार है ना वो बता देता हूँ। इंटेंजिबल एसेट वैसे अगर कोई चीज डिफाइन करना हो तो क्या होता है? जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। होता हुआ एसेट है लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो इसकी मिसालें लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, ब्रांड, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं और इनको एसेट बनाते हैं, इनको अमोर्टाइज करते हैं। लेकिन इसमें हाँ, दो चीजें हैं, बल्कि एक ही चीज, ये मैं आपको बताता हूं, ये कंसोलिडेशन में हो जाती है टेस्ट। एक होता है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। क्या लगता है नाम से? हम खुद बना रहे हैं तो जाली लाइसेंस हम खुद बना लेंगे तो वो इंटरनली जनरेटेड हो जाएगा? नहीं, किसी से बनवा लेंगे। तो सॉफ्टवेयर खुद बना रहे हैं, फार्मूला खुद बना रहे हैं, ये इंटरनली जनरेटेड है। इसके लिए इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है रिसर्च, एक होता है डेवलपमेंट। इसकी बस आप मेन फर्क ये समझ लें कि अगर आपने कहीं पहुंचना है ना, आल्दो को मैं जो मिसाल दे रहा हूं इंटेंजिबल की नहीं, लेकिन फर्क बताना चाह रहा हूं। अगर आपने कहीं पहुंचना है और गूगल नहीं है, आपने किसी से समझना है पहले रास्ता, तो वो जो आप किसी से रास्ता समझ रहे हैं, हो सकता है दो चार लोग अलग अलग रास्ते समझाएं, आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आप रिसर्च, और आपने इन सारे रास्तों में से कोई एक चुना, तो कैसे पता सही है कि नहीं है? उस पर चल के देखेंगे। ये है डेवलपमेंट। हम जो फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, ये रिसर्च है। उस फार्मूले तक पहुंचने के हो सकता है कोई 3-4 पॉसिबल रास्ते बताए, ये रिसर्च है। उनमें से किसी एक रास्ते को चुन के तजुर्बे कर करके उस फार्मूले तक पहुंच जाना, ये डेवलपमेंट है। तो जितना खर्चा रिसर्च फेज में हो रहा है वो एक्सपेंस होता है, और जितना डेवलपमेंट फेज में हो रहा है कुछ क्राइटेरिया है, अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा हो तो फिर वो एसेट होता है। इंटरनली जनरेटेड की अकाउंटिंग ये है कि जितना रिसर्च फेज पे खर्चा है वो एक्सपेंस है, और अगर क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, और ये जितने क्राइटेरिया है ना, इनकी समरी 2 पॉइंट्स हैं। हमें उम्मीद हो कि इससे बेनिफिट्स मिलेंगे, और जितना खर्चा कर रहे हो उसका हिसाब किताब हो। ये जो आपको 6 बुलेट पॉइंट नजर आ रहे हैं ना, इनकी समरी 2 पॉइंट्स हैं। हमें उम्मीद है कि बेनिफिट्स मिलेंगे, और जो खर्चा कर रहे हैं उसका हिसाब किताब हो। अगर ये शर्तें पूरी हो जाएं तो उस खर्चे को एसेट कहेंगे। ये जो मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ ना, कंसोलिडेशन के लिए भी याद रखना है। ये 4-5 नाम है, ब्रांड, गुडविल, कस्टमर लिस्ट, पब्लिशिंग टाइटल। ये टाइल्स नहीं है, टाइल लिखा गया मुझसे, टाइटल है ये, पब्लिशिंग टाइटल्स और मस्टर्ड्स। ये पब्लिशिंग टाइटल आप समझ लें वो जो किताबों के टाइटल होते हैं कि फलाने पब्लिशर की किताब है, और मस्टर्ड आप समझ लीजिए कि ये जो अखबारें और आर्टिकल्स और मैगजीन्स, इनके ऊपर जो टाइटल होता है कि ये फलाना मैगजीन है, ये टाइम्स वालों का है, ये फलाना मैगजीन है जंग वालों का है, तो वो जो टाइटल है ऊपर वो मस्टर्ड है, और फलानी किताब हाँ जी ये दारुल सलाम पब्लिशर की है, ये फलानी किताब हाँ जी फलानों की है, उसको पब्लिशिंग टाइटल कहते हैं। कस्टमर लिस्ट, कस्टमर लिस्ट जी क्या होगा? कस्टमर्स का डेटाबेस। कस्टमर लिस्ट मतलब कस्टमर्स का डेटाबेस। किसी भी बिजनेस के लिए ये वैल्यूएबल क्यों होगा? तो बिजनेस को क्या फायदा? हाँ, अब अगर हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा तो हमारे पास इनका डेटाबेस होगा, इन्हीं को टारगेटेड एफर्ट करेंगे, बजाय से कि गली मोहल्ले वाले लगाए जाके हम इन्हीं को टारगेटेड एफर्ट्स करेंगे, तो ये डेटाबेस बिजनेस के लिए बड़ा वैल्यूएबल होता है। तो और ब्रांड क्या होता है? गुड नेम। तो गुडविल क्या होता है? चले, मेन फर्क ये है कि गुडविल होता है बिजनेस का अच्छा नाम, एक पूरे बिजनेस का, और ब्रांड होता है वो प्रोडक्ट और सर्विस जो अपने नाम से इतनी मशहूर हो चुकी हुई है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि मैन्युफैक्चर्ड बाय कौन है। वो प्रोडक्ट इतना मशहूर नाम हो चुका हुआ है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा कि ये किस कंपनी का है, वो नाम ब्रांड है। तो IS 38 ने सख्ती से मना किया हुआ है कि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड गुडविल, और इंटरनली जनरेटेड ब्रांड का मतलब है हमने खुद ही कोई प्रोडक्ट नया बनाया था, लॉन्च किया था, 15-20-25 साल की मेहनत के बाद वो मशहूर हो गया, वो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है। गुडविल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल क्या है सर? ये क्या है? इंटरनली जनरेटेड गुडविल। हमने अपनी ही मेहनत से अपना अच्छा नाम मार्केट में बना लिया, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। तो IS 38 ने इन नामों को, अगर ये इंटरनली जनरेटेड हो, इनको एसेट मानने से मना किया। ये बात कंसोलिडेशन में भी काम आएगी। इन नामों को एसेट मानने से मना किया हुआ है IS 38 ने, और उसकी भी साइंस है, वो चूंकि कैफ में है तो इसलिए मैं आपको सिर्फ समरी ही बता रहा हूं। और ये एक और लास्ट छोटा सा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको या तो किरायों के लिए रखना है या कैपिटल एप्रिसिएशन, या दोनों। और अगर इसके लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो करना है तो जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के साथ क्या सलूक होता है? हर साल डेप्रिशिएट होता है, तो ये भी वैसे ही होगा। लेकिन अगर इसके लिए फेयर वैल्यू मॉडल चुनना है, और ये कंसोलिडेशन में ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुआ है, तो अगर फेयर वैल्यू मॉडल चुनना है तो उसका रूल ये है कि एवरी ईयर एंड फेयर वैल्यू पे अपडेट होगा,
गेन लॉस P&L में जाएगा और डिडक्शन चार्ज नहीं होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है, और ये इनिशियल नहीं सब्सीक्वेंट लिखना चाहिए मुझे, सब्सीक्वेंट। अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो फिर हर साल फेयर वैल्यू पे अपडेट होगा, गेन लॉस P&L में जाएगा और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। चलें जी, ये कैफ के बेसिक से आईएएस जितना को मैंने ओवरव्यू दिया बहुत है, ये तो आपको कमरे से बाहर निकल के भी याद नहीं रहना। तो अगर कभी जरूरत पड़ी सीफैप के अंदर तो ये आप यहाँ से, ये मैंने अपनी बुक में पहला चैप्टर बनाया हुआ है, या ओरिजिनल स्टैंडर्ड से, या अगर कैफ के नोट्स हैं, या अगर आपका कोई जूनियर है उसके पास नोट्स हैं तो आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा जरूरत नहीं है जितना मैंने रिवाइज करा दिया। ये बस खत्म। अब मैंने आपको पढ़ाना है IAS 36 यानी सीफैप 1 का जो ऑफिशियली पहला टॉपिक है IAS 36। अब मैंने आपको वो पढ़ाना है, और ये मेरी सोच से जल्दी खत्म हो गया। तो IAS 36 है, चलें ऐसा करें आज आप जाएं, IAS 36 मैं लेक्चर 3 से शुरू करता हूँ। चलें ठीक है, जाएं ऐसा करें।